अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस जैनब यूनस। सऊदीया के शहर जद्दा से हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यूएमटी लाहौर से और मास्टर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया था। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस पाकिस्तान में करने के बाद वापस जद्दा चली गई थी। आज हम इनसे पूछेंगे ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म के क्या साइन होते हैं, पेरेंट्स को किस तरह डिफ़िकल्टीज होती है, किस तरह पेरेंट्स उन डिफ़िकल्टीज से ओवरकम कर सकते हैं, और बच्चों में जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, उनके इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू, आपने टाइम दिया। और अब सबसे पहला जो सवाल है उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो साइन होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, जो अर्ली एज के साइन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। Thank you so much for having me here today. It's a really pleasure to be a part of this podcast and discussion such an interesting topic and important, which is ASD. Or my hope is that this conversation will be really helpful for the parents to recognize the early signs of ASD and encourage them to seek professional help when they need it. ASD जो है वो उसके जो अर्ली साइंस हैं वो जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ASD बेसिकली होता है क्या। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें ऑनसेट जो है वो अर्ली एज में ही बच्चों को मतलब मुतासर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी जो अलामत है, इसके जो साइंस हैं वो अमूमन 2 से 3 साल की उम्र में जाहिर होने लग जाते हैं, जब बच्चे के स्कूल जाने से पहले ही इसके सिम्टम्स शो हो जाते हैं। जैसे कि एएसडी जो है वो 4 मेन डोमेन्स पे इफेक्ट करता है। सोशल, पर्सनल, एकेडमिक और डेली फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आ जाती है। अब हम उसके जो अर्लीस्ट साइन है उस पर बात करते हैं कि वालिदैन को ऐसी कौन सी अलामत हैं जिन पे ज़्यादा गौर फिक्र करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो बच्चा है वो आई कांटेक्ट बहुत लिमिटेड देता है या बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे आप उसको बुला रहे हैं तो वो आपको देखेगा नहीं, आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप 10 बार भी अपने बच्चे को बुलाएंगे तो वो एक बार रिस्पॉन्स करेगा। सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम उनको गोद में उठाते हैं, 9 to 12 मंथ्स का आप देख लें, तो बच्चे को जैसे हम उठाते हैं तो वो हमें स्माइल देता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इनमें रिस्पॉन्स नहीं होता, वो स्माइल हमें नहीं देते, लेक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। हम उनको बुला भी रहे होते हैं तो वो सोशल इंटरेक्ट नहीं करते हमारे साथ। ऐसे बच्चे अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। एज जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं नॉर्मल, जैसे आप कह रहे हैं कि वो ग्रुप में खेलना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो अकेले खुद से ही लगे रहेंगे। अगर वो किसी ब्लॉक्स वगैरह के साथ खेलते हैं तो वो उसको लाइन अप करते रहेंगे, अपने टॉयस को लाइन में तरतीब उनका करेंगे। और ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको शोर वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो वो अपने कानों को बिल्कुल ऐसे करके अपने हाथों के साथ ढांप लेते हैं। उनको सेंसरी इश्यूज भी होती हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं वो बार बार एक ही रेपिटेटिव मूवमेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हैंड फ्लिपिंग हो गया, हैंड क्लैपिंग हो गई, टॉप वॉक करते हैं, हेड बैंगिंग करते हैं और स्पिनिंग भी करते हैं, जैसे गोल गोल घूमते हैं। एक ही मूवमेंट को वो बहुत ज्यादा बार करते हैं। तो ये सारे साइंस हैं जिसको वालिदैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने बच्चों में, जब उनको ऐसे नजर आए तो। चलिए ठीक है, थैंक यू मैडम, आपने साइंस का बताया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या जब हम उन बच्चों का नेम कॉल करते हैं, उन बच्चों को बुलाते हैं, हम्म। तो उसमें वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते भी हैं या नहीं करते, या क्या उनका रिएक्शन होता है जब हम स्पेसिफिकली उनके नेम से उनको बुलाते हैं। हम्म। जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम, जैसे कि आपने अभी कहा ना कि वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं या नहीं करते, हम्म। तो ऐसा होता है कि वो बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते, और अगर कर रहे हैं तो बहुत कम करते हैं। वो वेव करके भी आपको अपनी बात नहीं समझा सकते। उनमें इस तरह से इशारे करके, जैसे पॉइंटिंग करके हम बात करते हैं ना अक्सर बच्चों से, हम्म। उनके अंदर इस चीज की भी कमी होती है, वो इस तरह भी नहीं बता सकते। और जब उनका नाम पुकारा जा रहा होता है तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं करते। वो अपने जो टास्क कर रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं, तो वो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और वालिदैन यहाँ पे ज्यादातर ये समझ लेते हैं कि शायद हमारे बच्चे को सुनने का मसला है, हम्म। तो इस तरह से होता है। सही है, यानी कि सोशल
जो हैं वो बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो सोशल रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपनी ही जी चीज़ों के जी। अंदर खोए रहते हैं, अपनी ही सोच के अंदर, हम्म। और नॉइज भी उनको नहीं पसंद होता बिल्कुल भी। और इवन के बिल्कुल। जब थोड़ा सा भी शोर हो जाए तो वो अपने कानों को ढांप लेते हैं, अपने कानों को छुपा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया, अब इसमें ये भी होता है कि स्पीच डिले भी हो जाता है समटाइम। तो क्या जिन हम्म। बच्चों में बोलने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्या वो बच्चे भी ऑटिस्टिक ही होते हैं, या स्पीच डिले वाली जो चीजें होती हैं, जो इश्यूज होती हैं बच्चों में, वो भी ऑटिज्म की ही निशानी होती है, या इसका कुछ और इसका पैटर्न होता है? जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ना बोल नहीं रहा, इसको ऑटिज्म तो नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर डिले स्पीच आपकी, तो आपके बच्चे को ऑटिज्म हो गया, वो ऑटिज्म का शिकार हो गया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ऑटिज्म जो है उसकी एक सिम्टम है डिले स्पीच होना। अब सही। हम समझते हैं डिले स्पीच किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो सकती है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर लैक ऑफ लैंग्वेज एक्सपोजर हो सकता है। लेकिन जो ऑटिज्म है उसमें काफी सारे मसले होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 4 मेन डोमेन्स थी। उनको सोशल सेटिंग को अंडरस्टैंड करने में नहीं आता, और वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑटिज्म का एक साइन है, एक सिम्टम है डिले स्पीच। यानी कि स्पीच डिले, सिर्फ स्पीच डिले की बेस पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। इसके अलावा बाकी भी कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर वो बच्चों में पाए जाएं तो फिर हम मेक श्योर होते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। चले, अच्छा, जी मुझे ये बिल्कुल। बताइएगा कि सम टाइम पेरेंट्स ये भी कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है, चीज़ों में, हम्म। पढ़ाई में, मतलब कि अच्छा है। कुछ थोड़े से बच्चे जो 3 इयर्स 4 इयर्स के हो जाते हैं इंटेलिजेंट, उनको पेरेंट्स कह रहे होते हैं। तो क्या जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो बच्चे अबव इंटेलिजेंस होते हैं, या फिर उनका सही होते हैं, नॉर्मल होता है इंटेलिजेंट लेवल, उनको भी ऑटिज्म हो सकता है। क्योंकि इसका इंटेलिजेंस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको ऑटिज्म नहीं हो सकता, या ऐसी कोई भी ऐसी बात हो तो वो मिथ ही होती है। ज़्यादातर जो है वो ऑटिज्म का जो है इंटेलिजेंस से कोई एज सच डायरेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का अपना शेयर करूँगी। मैं ओएसी स्कूल में, जहाँ पे मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया, वहाँ पे एक आर्ट्स रूम है जहाँ पे बच्चे पेंटिंग करते हैं, क्राफ्ट एंड आर्ट में उनकी पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी कमांड बहुत अच्छी है कंप्यूटर में, और मैथ्स के फ्रैक्शंस वगैरह। मतलब ये है समझाने का कि इन सब चीज़ों में भी उनकी कमांड बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो ऑटिस्टिक है। अगर एक तरफ एक चीज़ में उनको लैकनेस है, तो दूसरी तरफ वो माहिर भी हैं बाकी चीज़ों में। कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं इन बच्चों की। ये तो हो गया इनके, इसमें हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे जिनमें स्पीच डिले हो या नॉन सोशल हो सिर्फ उनमें ही ऑटिज्म हो। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उन बच्चों में भी ये ऑटिज्म हो सकता है। अच्छा, अगर हम अब बात करें मिथ्स की, आपने अभी दरम्यान में बताया था मिथ्स का, तो मुझे मिथ्स से ही हम्म। याद आया कि जो पेरेंट्स अगर हैं, तो वो कॉमन मिथ्स क्या होती हैं जो पेरेंट्स के लिए, मतलब अगर आप बताएं, जो पेरेंट्स को पता हो कि ये जो है ये सिर्फ मिथ्स है, एक्चुअल में इसका ऑटिज्म से या ऑटिस्टिक चाइल्ड से कोई कंसर्न नहीं है। तो मिथ्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा जो आमतौर पे बहुत ज्यादा लोगों ने फैलाई हुई हैं। बहुत अच्छा सवाल है अवेयरनेस के लिए। मिथ के हवाले से, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा हमें ये सुनने को मिलता है कि आपने ना, मतलब पेरेंट्स को ये, कि आपने पेरेंटिंग अच्छी नहीं की इसलिए बच्चों में ऑटिज्म हो गया है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये तो फैक्ट ही नहीं है। फैक्ट ये है कि ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। सेकंड, मैंने सुना पेरेंट्स को कहते हुए कि बच्चे के वैक्सीन्स पूरे नहीं है इसलिए ऑटिज्म हो गया। ऐसा कोई भी रिसर्च या फिर कुछ भी रिसर्च एविडेंस हमें नहीं देती कि ये वैक्सीन्स अगर ना हो तो भी ऑटिज्म हो सकता है। बाकी काफ़ी सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि ऑटिज्म जो है वो क्यूरेबल है, लेकिन ऑटिज्म जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को थ्रू थेरेपी।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो चले मिथ्स हो गई, या हमने वो साइंस के बारे में बता दिया आपने। तो क्या मतलब कौन सी ऐसी स्पेसिफिक टाइम हो या कब पेरेंट्स को किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, अगर वो बच्चों में अपने ऑटिस्टिक हो या कोई भी इश्यूज हो, स्पेसिफिकली अगर हम ऑटिज्म की बात करें, तो हम्म। कब पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल की हेल्प लें अपने बच्चों के हवाले से? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें तो जैसे ही वालिदैन को बच्चों में इन अलामात की मतलब कि इन अलामात नज़र आने शुरू हो जाएं कि आपका बच्चा, जैसे मैंने पहले जो सिम्टम्स बताए ना, उसके रिलेटेड अगर अलामात आ रहे हैं तो वो जल्द से जल्द थेरेपी करवा लें बच्चों की। इस चीज़ का तो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि जैसे रिलेटिव्स में लोग कहते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो बच्चा 7 साल में जाके बोलना शुरू हुआ था। तो अक्सर वालिदैन जो हैं वो सारी ये चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं और रिलेटिव्स की बातों में आ जाते हैं। बाकी ये भी बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलती है कि परेशान ना हों, लड़के तो वैसे ही देर से बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है इस तरह से, जो वालिदैन सुन लेते हैं। और वैसे ये है कि ऑटिज़्म जो है, आपको ऑटिज़्म को समझना है, उससे डरना नहीं है। मैंने ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जो कि ख़ानदान में नहीं बताते इस चीज़ को कि बेइज़्ज़ती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कि हमारा बेटा पागल है। इस तरह से आपने एक्सेप्टेंस करना है सबसे पहले तो। बाकी आपको जो सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं उसके रिलेटेड आपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके असेसमेंट करवा सकते हैं। जितना अर्ली आप बच्चों के लिए इंटरवेंशन स्टार्ट करवाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे उनके फ्यूचर में। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स का जो सबसे मतलब कि मेन चीज़ है कि अगर सिम्टम्स भी सारे उनके पहले हाँ बच्चों हाँ। में आ गए, साइंस भी उनके जो हमने बात की वो आ गए, तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्ड क्या करें? इसमें ये करना होता है कि वालिदैन को तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। जो आपके बच्चे की सिचुएशन है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, एड्रेस करना है और एक्सेप्ट करना है कि जी मेरे बच्चे के साथ ये मसला है और इसका हल है। इसका हल इस तरह से है कि आप अपने बच्चे की जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसके बिहेवियर को नोट डाउन करें, देखें उसके नशोनुमा में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। तो फिर उसके बाद आप उसके हियरिंग चेक करवा सकते हैं कि कोई सुनने में कोई मसला तो नहीं है। आप और आपने ना बहुत सारे लोगों का मशवरा भी नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके ना जो मदर है वो कहीं से, मुझे ये नहीं पता कहाँ से वो मेडिसिन उसको लेके दे रही हैं, और वो बच्चा मेडिसिन ले रहा है और उसका साइड इफेक्ट उस बच्चे में नजर आ रहा है। जो सिम्टम्स उस बच्चे में नहीं थे, अब वो सिम्टम्स भी उसमें आ रहे हैं। तो आपने हर किसी से मशवरा नहीं लेना ऑटिज्म और इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या जो भी हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आपने जो इनके स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाना है, उनको एड्रेस करना है, उनको अलामात बताने हैं और फिर थेरेपी शुरू करवानी है, क्योंकि इंतज़ार करने से सिर्फ कीमती वक्त ज़ाया होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस जैनब यूनस। आपने टाइम दिया और पेरेंट्स के लिए ये हमने सेशंस रिकॉर्ड किया। तो अगर हम्म। हमारे पास कोई क्यूरीज होंगी, कोई पेरेंट्स आपसे मज़ीद सवाल करना चाहेंगे, तो वो भी हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर या इसी तरह पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि पेरेंट्स को इससे हेल्प मिले। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा मेन पर्पस इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का यही था कि हम पेरेंट्स के लिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रिपेयर कर सकें, जिससे पेरेंट्स बजाय इसके कि पैनिक हो या गलत जगह पे जाएं, गलत डायरेक्शन में जाएं, गलत लोगों के हाथ जो है ना वो अपने बच्चों की, जिस तरह आपने बताया कि मेडिकेशंस में और उसमें वो सिम्टम्स या वो साइंस भी बच्चों में आ जाएं जो उनमें नहीं है, उसमें जाएं, ताकि ये हमारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे और वो पॉजिटिव की तरफ और सही जगह पे जो है ना वो डायरेक्ट हों।